आदाब। मैं दीप्ति श्रीवास्तव हाजिर हूँ अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। आज की पेशकश में हम बात करेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में। कैसी टेक्नोलॉजी हमारे काम करने के तरीके, बिजनेस करने के तरीके और शॉपिंग करने के तरीके को और एक्सपीरियंस को बदल रही है। इन्हीं सब पर डिटेल में बात करने के लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है हमारे बहुत ही खास मेहमान को, सर रोहित रंजन। सर आईआईटी कानपुर से इंजीनियर हैं। सर हम आपका अपने स्टूडियो में तहे दिल से वेलकम करते हैं। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और साथ ही हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करता रहेगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब हम बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की, तो वो दरअसल है क्या? आप हमारे व्यूअर्स को बताइए और साथ ही बताइए कि इसमें फ़र्क क्या है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों 3D एप्लीकेशन है। 3D जहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में बनाते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी के केस में होता है कि आप असल दुनिया के ऊपर एक उसके कैमरे फीड के ऊपर उन 3D चीज़ों को रख देते हैं और इस तरह से रखते हैं कि वो लगे कि असल में वहाँ पर है। और वर्चुअल रियलिटी के केस में होता है कि आप एक हेडसेट पहनते हैं जहाँ पर आपको एक पूरी नई दुनिया दे दी जाती है। एक उसमें कोई रियल कैमरा फीड के ऊपर प्रोजेक्शन नहीं होता है, उसमें आप कुछ भी बना सकते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि कैसे इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ के बीच में आपने फ़र्क बताया, आपने डिफ्रेंशिएशन करके बताया। सर ये काम कैसे करते हैं और इसमें टूल्स क्या यूज़ होते हैं? बहुत इलेबोरेट तरीके से बताइएगा, ये हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये लोगों ने गेम्स खेले होंगे, जो कंप्यूटर गेम्स होते हैं उसमें जो बेस टेक्नोलॉजी है प्रिटी मच वैसा ही है। एक लेवल पे जाकर के आपका फ़र्क आता है जहाँ ऑगमेंटेड रियलिटी के केस में आप कुछ चीज़ें उठा करके उस 3D एनवायरनमेंट से रियल कैमरे के फीड के ऊपर ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई लाइटिंग हो रखी है, कोई एनवायरनमेंट है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट को जब आपने रखा उसमें एक शैडो भी डाल दिया और कुछ फंक्शंस डाल दिए। तो आप करते क्या है कि एक कैमरा से फ़ोन का कैमरा आपने उठाया और सामने लगाया जी, तो आप एनवायरनमेंट भी देख पा रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ में उसमें कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको भी दिख रही होगी। तो मान लीजिए हमने एक एप्लीकेशन बनाया था जिसमें आप कार सामने रख सकते हैं। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। तो कार को अगर रख पा रहे हैं तो आप उसको इतना रियल करके दिखाते हैं कि आपके पार्किंग स्पेस में रखी हुई है, उसके दरवाजे आप खोल पा रहे हैं, हेडलाइट्स चला पा रहे हैं, आप एक एक मटेरियल को जाके पास से देख पा रहे हैं। तो आप करते क्या है, कैमरा लेकर के उसके करीब चले जाते हैं और तो हर सर चीज़ ये को। कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं? ये ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंट करने का मतलब किसी चीज़ को और बेहतर करना, बेटर कर देना। तो रियलिटी में आप उसको ऑगमेंट कर देते हो तो ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाती है। यही चीज़ अगर आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट दे दिया जाए जहाँ पर कहा जाए कि कुछ अतरंगी कह दें, मतलब कि एक रियलिटी से कुछ अलग सा बना दिया, आपने एक पूरा गेमिंग एनवायरनमेंट बना दिया और आपको एक हेडसेट दे दिया जिसमें कि आप हर तरफ उसमें घूम करके देख पा रहे हैं। उन हेडसेट्स में ये होता है कि वो आपकी आँख को पूरा कवर करते हैं, तो आपको हर तरफ का, चारों तरफ का सब चीज़ दिखाई देता है। तो आपको इमर्स्ड फील करता है। इमर्सिव टेक्नोलॉजी, इन दोनों को ही इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं। तो आप उस एनवायरनमेंट में खुद को फील करते हैं, वहाँ पर एक्चुअली होना। तो सर ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन आपने एक्सप्लेन किया और ये भी बताएं कि सर ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन या फिर मैन्युफैक्चरिंग में कैसे ये मददगार साबित होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में आप ऐसा मान लीजिए कि से मेरे पास एक लेथ मशीन है, लेथ मशीन का मुझे ट्रेनिंग देना है लोगों को। तो मैं क्या करूँगा कि उनके फ़ोन पर एक एप्लीकेशन दे दूँगा और उनके सामने ही वो लेथ मशीन आ जाएगा। अब वो फ़ोन के थ्रू देख रहे हैं उसे। ये मशीन बहुत महंगी आती हैं, 50-60 लाख से लेकर करोड़ों में जाती हैं। वो लेकिन मशीन आपके सामने अब है और उसमें मैंने फंक्शंस बना रखे हैं। तो जब आप इंटरैक्ट करते हैं उससे कि से मैंने एक बटन वहाँ पर दबाया, मतलब फ़ोन में एक दे रखा है, मैंने एक बटन दबाया तो उस पर वो घूमना शुरू कर दिया।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये कैसे असली में भी काम करता होगा, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल लगेगा कि वहाँ पर है। आप उसके इर्द गिर्द घूम सकते हैं, हर चीज़ देख समझ सकते हैं, कौन सा बटन क्या काम करता है, क्या चीज़ कहाँ लगाई जा सकती है। आपके अलग अलग फंक्शंस को, अब मान लीजिए मशीन लगा दिया, अब मशीन के ऊपर मैंने एक लोहे का रॉड लगा दिया, वो रॉड घूमना शुरू हुआ, फिर मैंने एक फंक्शन चलाया जिससे उसकी लेथिंग शुरू हो गई। ये सारे फंक्शंस को वो डायरेक्टली आप अपने सामने होता हुआ देख पाते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये नॉलेज आप सबको सीधे सीधे नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि सबको फिर लेथ मशीन तक लाना होगा। आप लेथ मशीन सब तक पहुंचा देते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग मशीन, CNC मशीन्स हो गई या फिर शीट फॉर्मिंग मशीन्स हो गई, सारे मशीन्स का आप डेमोन्स्ट्रेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो हर प्रकार की ट्रेनिंग्स पहुंचाई जा सकती हैं लोगों तक। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार तरीके से आप बता रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स के लिए और जो खास करके जो यूथ है जो ये प्रोग्राम देख रहा है उसको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिससे अपना करियर बनाना है इससे, उसे ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि इस पर वर्क कैसे किया जाता है। साथ ही सर ये भी बताइए कि हॉस्पिटल्स में या मेडिकल में ये कैसे वर्क कर रहा? मेडिकल के केस में जो सबसे अच्छे एप्लीकेशंस अभी दिए गए हैं वो ये है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को ऐसे एप्लीकेशन में आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इंडिविजुअली दिखा सकते हैं। अच्छे एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप एनाटॉमी का एक एक पार्ट तोड़ तोड़ करके दिखाते हैं। तो पहले आपका स्किन लेवल की चीज़ें हो गई, आप उसे हटाइए तो फिर अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर हो गया, फिर वो हटाइए तो आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर हुआ, वेन्स का हो गया। वो सारे स्ट्रक्चर्स को आप एग्जैक्टली अपने सामने, मैं जैसे एक हार्ट बीटिंग हार्ट अपने सामने इस टेबल पर ऑगमेंट कर सकता हूँ, और मैं उसके इर्द गिर्द सब चीज़ देख सकता हूँ कि वो क्या क्या वेन्स उसके थ्रू गुजर रही हैं, और उसका रिदमिक पैटर्न क्या है, उसका एनिमेशन डाल सकते हैं हार्ट में। तो वो आप हार्ट को, बीटिंग हार्ट पूरा देख सकते हैं वाइल फंक्शनिंग। यही सेम चीज़ अगर आप चाहें कि सारे स्टूडेंट्स को दिखा पाएँ तो किसी एक सर्जिकल रूम में ले जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पर एक बीटिंग हार्ट एक्चुअली सामने होना चाहिए। ये फैसिलिटी लेकिन आप सबको नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं, आप लॉट्स में थोड़ा थोड़े लोगों को ले जाएंगे। लेकिन ऐसा अगर आपके फ़ोन पर डायरेक्टली आ जाए तो यू कैन एक्चुअली रोटेट दी हार्ट, उसको चारों तरफ से देख सकते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें उस पर ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो सर इस टेक्नोलॉजी में मैंने डिजिटल ट्विन का नाम सुना है, वो क्या होता है? डिजिटल ट्विन सीधी सी चीज़ है, बेसिकली कोई एक रियल चीज़ को वर्चुअल एनवायरनमेंट में 3D में ले जाने का जो प्रोसेस है उसे डिजिटल ट्विन कहते हैं। जो कॉपी बनी है वही उसका डिजिटल ट्विन है। तो अगर मैं जैसे इस केस में कार का हो गया, तो कार रियल में एग्जिस्ट करती है, उसका एग्जैक्ट कॉपी आप 3D में एक बना देते हैं, जिसमें कि उसका सारे डायमेंशंस भी सेम होंगे, उसके सारे फंक्शंस भी सेम होंगे, मटेरियल्स भी सेम होंगे, तो वो एग्जैक्टली लगेगा कि वही है। तो मतलब छोटे मॉडल में बना करके पहले मैन्युफैक्चरर्स देखते हैं एंड देन उसका बड़ा मॉडल, एक्चुअल मॉडल बनाते हैं। कुछ इसी तरीके की बात आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में लोग हमेशा पहले सॉफ्टवेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर वाला काम और महंगा पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर में वो जब तक श्योर हो जाते हैं कि क्या हम बनाने वाले हैं, उसका सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, उसमें आपका सिमुलेशंस रन करते हैं, क्रैश टेस्टिंग कर लेते हैं, और शीट फॉर्मिंग का, मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या टिडबिट्स गड़बड़ियाँ हो सकती हैं वो सब यहीं पर रिजॉल्व कर लेते हैं, ताकि जब रियल में उसे रेप्लिकेट करें तो वो गड़बड़ियों को एड्रेस करने का तरीका पता हो आपको ऑलरेडी। वरना आप यही चीज़ रियल वाली चीज़ पर करते जाएंगे तो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपका मटेरियल जाता है, एनर्जी जाता है, लोग इन्वेस्ट होते हैं उस पर, तो वो कॉस्टली पड़ता है। इसलिए डिजिटल ट्विन पर सारी तरह की टेस्टिंग्स हो जाती हैं, डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाता है, तब आप रियल चीज़ पर उतरते हैं। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सर। सो ये रियल एस्टेट में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल हो गया एक तरीके से, क्योंकि रियल एस्टेट में तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो अगर हम उसका छोटे डायमेंशन में थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू हम देख पाएँ या वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम उसके अंदर जा पाएँ, तो हम बहुत ही नई चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बड़ी बिल्डिंग बनाने में उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पहला तो एक मेन स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर प्लम्बिंग लाइंस लगी हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस लगी हैं, उन सारी चीज़ों को आप
अगर ऑगमेंटेड रियलिटी के यूज़ से एनहांस करना चाहते हैं तो आप दीवारों पर देख सकते हैं कि पाइप्स कैसे गुजरने वाले हैं और इलेक्ट्रिकल लाइंस कहीं इंटरफियर तो नहीं कर रही हैं, ये सारे और आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे। अब प्लम लाइन बना दिया, उसको बाद में मान लीजिए कहीं पर ख़राबी आती है तो एक्सेस करने का पॉसिबिलिटी है अगर ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है उस स्ट्रक्चर पे जाने का। तो इस तरीके से आप पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। इसमें वीआर का भी बहुत यूज़ होता है, जिसमें कि आपका बिल्डिंग का पूरा वर्चुअल कॉपी जो डिजिटल ट्विन है उसको आप हेडसेट लगा करके उसमें पूरी बिल्डिंग में घूम पाते हैं और हर चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाँ ये ठीक से लगा है या नहीं लगा है। तो एक तरह से वो बिल्डिंग पूरी तरह से वर्चुअल में तैयार हो जाती है, तब उसे आप रियल में रेप्लिकेट करते हैं। ओके सर, एक बात में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो इसमें, उनके लिए जानना चाहूँगी कि विद AR and VR टेक्नोलॉजीज बीइंग विद अस टुडे, आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम या ट्रेनिंग्स में कुछ बढ़ोतरी हुई है या कुछ बेहतर तरीके से अब हम ट्रेनिंग्स कर सकते हैं विद देयर हेल्प, विद देयर सपोर्ट सिस्टम? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों की जब पढ़ाई हुई थी उस समय में ये सारे टेक्नोलॉजीज़ इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं थे और चीज़ें अंडर डेवलपमेंट थी, तो आपको अपने दिमाग में ही वो सोचना पड़ता था। मान लीजिए आपको बताते हैं कि कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, किसी मटेरियल का कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि कैसा होगा। वो आपको फ़ोटो में तो दिखा देते हैं बिल्कुल, लेकिन वो 3D में सोच पाना मुश्किल पड़ता है। बिल्कुल। तो कोई भी सब्जेक्ट हो जहाँ पर आपका विजुअलाइजेशन की ज़रूरत हो जी, वो सारी चीज़ें 3D में बना करके उसको प्रेजेंट किया जा सकता है और इससे एक लेवल ऑफ मज़ा भी आता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ और पूरी बात समझ में आती है, जो प्रोफेसर बता रहे होते हैं या किताब बता रही होती है जी, वो एज इट इज़ समझ में आ रहा होता है। तो उसके एप्लीकेशंस तो आपके केमिस्ट्री में हो गए, बायोलॉजी में हो गया जी, किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, सभी में लगभग 3D विजुअलाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। सो सर, स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स करना चाहिए सो दैट दे अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी रियली वेल? और साथ ही मुझे स्कूल के बच्चों के बारे में बात करनी है कि स्कूल के बच्चों की एजुकेशन, अगर CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके कोर्स स्ट्रक्चर में ये क्या पार्ट होता है या उनके फ्यूचर के लिए उनको बाद में सीखना होता है? कुछ इस बारे में बताएं। स्कूल से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है जी, वो लगभग सब यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि इसमें आपको सिमुलेशंस करने होते हैं, फिज़िकल सिमुलेशंस जहाँ पर एक्चुअली फ़िज़िक्स के इक्वेशंस यूज़ होते हैं। फिर 3D के लिए 3D स्पेस ज्योमेट्री यूज़ होता है और ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है, फिज़िक्स पूरा यूज़ हो रहा होता है। तो ये सारे जो स्कूल से जो पढ़ाया जाता है वो लाइंड अप तो होता है इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर यहाँ इस चीज़ को जल्दी समझने की ज़रूरत है तो कुछ और चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि क्योंकि ये सारा सॉफ्टवेयर पर रिटन चीज़ें हैं, तो आप उसमें जैसे कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, रिएक्ट JS हो गया, ये फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स के लिए। और डायरेक्ट हो गया जो कि गेम बनाने के बेसिक जितनी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो सब पढ़ा जा सकता है, जिसमें आपका आर्टिस्ट साइड से होता है कि आप 3D मॉडल्स वगैरह बनाते हैं जी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साइड से होता है कि आप 3D मॉडल्स को कैसे लोड करके कैसे प्रेजेंट किया जाए। और इसमें जो सबसे हैंड्स ऑन चीज़ें बच्चे ट्राई कर सकते हैं वो है 3D एडिटर्स, जिसमें से फ्री सॉफ्टवेयर जैसे कि ब्लेंडर है, उसमें वो अपना हार्ड ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ट्रेनिंग के उसमें ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और गेम बनाने की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो गेम्स में आप देखते होंगे कि बहुत कुछ चल रहा है, टैंक्स आ रही हैं, आप उस पर गोलियाँ चला रहे हैं, गोली लग रही है, चीज़ें टूट रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सभी में फिज़िक्स और पूरा मैथ्स जा रहा होता है। तो आप गेम इंजन्स में अनरियल इंजन है, यूनिटी है, इन गेम इंजन्स को ट्राई कर सकते हैं। और आप देखिए, करने में मज़ा भी आता है, गेम्स खेलने में किसे मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। और तो इसमें आप अलग अलग छोटे छोटे एनवायरनमेंट्स बना करके इवन स्कूल के प्रोजेक्ट्स इस पे बना सकते हैं। अनरियल इंजन
पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने फ्री भी कर रखा है, ब्लेंडर भी फ्री कर रखा है। तो इस तरीके से आप सारे हैंड्स ऑन चीज़ें चला सकते हैं। सो सर, अभी हम बात कर रहे हैं AR और VR और कैसे इस टेक्नोलॉजी से ये कैसे टेक्नोलॉजी गेम चेंजर की तरह हर यूथ को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, वो कैसे ये एक गेम चेंजर की तरह उनकी लाइफ में वर्क करती है, ये सर से पता चल रहा था हमको। अभी सर यही बताने की कोशिश कर रहे थे, सर करियर में क्या रिवॉल्यूशन आता है विद दिस सॉर्ट ऑफ एजुकेशन? AR VR एज फील्ड इटसेल्फ अलोन में नहीं चलता, ये किसी मेन स्ट्रीम फील्ड के साथ एसोसिएटेड रहता है, क्योंकि ये एक सपोर्टिव टेक्नोलॉजी है। हाँ जी। तो सपोर्टिव में आप जैसे कि आपने बोला मेडिकल का एप्लीकेशन हो गया, या फिर ऑगमेंटेड मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, और स्टडीज़ के केस में हो गया। तो आप कि कोई एक मेन स्ट्रीम अगर पकड़ लेते हैं, से मैन्युफैक्चरिंग में आपका एक मशीन डिज़ाइन का है। अब मैंने एक लेथ मशीन का मेंशन किया था, इस तरीके से आप कोई भी मशीन उठा सकते हैं। इट कैन बी अ शिप, प्लेन, कोई भी हो सकता है। उनमें जब इसका एप्लीकेशन करते हैं तो वो स्पेसिफिक नॉलेज को हम सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र करते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज हो गया कि आप जानते हैं कि एक शिप में किस तरीके से शीट्स का फॉर्मेशन करना होता है, उनकी वेल्डिंग कैसे करनी होती है, और अलग अलग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। तो ये सारे नॉलेज को आप इंजीनियर्स से बात करके इसे सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेट करते हैं और उसका एक ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि ट्रेनिंग और एजुकेशन में यूज़ हो सकता है, सिमुलेशन में यूज़ हो सकता है। तो जो कि आपको बेसिकली उस वर्कफ्लो को और इजी करने के लिए हेल्प करता है। बहुत ही लाजवाब तरीके से आप बता रहे हैं, प्रोग्राम में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है और बहुत ही इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम है। मैं कुमार अनिकेत सर से, जो कि कंपनी सेक्रेटरी और इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के समय में जब हम AR और VR, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात करते हैं, तो आपको कैसे लगता है कि इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है AR और VR को आगे लेकर के जाने के लिए? ऐसा है कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, ठीक है, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, और इंजीनियर्स हमारे जो हैं इतने हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग है, और हमारा जो एवरेज आदमी है वो 2-3 लैंग्वेज जानता है, मल्टीलिंगुअल होता है। सो जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, अगर उनको कुछ बनाना है, रिसर्च करना है, तो दैट इज़ वाई डिस्पाइट हमारा जो लॉ है, हमारे यहाँ का जो कानून है, बाहर की कंपनियों को पेटेंट और ये सब में थोड़ा सा इशू है हमारे यहाँ, स्टिल जो कंपनियाँ बाहर की हैं वो अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यहाँ बना रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि भाई आपके जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं उनको यूज़ करो, ट्रेन करो और वो काम करें। आज की डेट में ग्लोबल कंपनियों का ड्रीम क्या है, या इंडियन कंपनी का भी, कि इनकम जो है वो USD डॉलर में आए, पाउंड में आए, यूरो में आए, और खर्चा जो है रुपए में हो। तो वो जो है हमारे को स्ट्रेंथन करता है कि हमारे लड़के जो है ना, वो काफ़ी एडवर्सिटी देखकर आए होते हैं, और उनमें एक लड़ने की एबिलिटी होती है कि आप मौका दोगे तो वो जूझ जाएंगे उस चीज़ से, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। तो वो जो है वो हमारे को AR में, AI में और ये VR जो है इस सेगमेंट में मार्केट में एक अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा करता है। अदरवाइज जो इन्वेस्टमेंट से अगर हम तुलना करें तो जो अमेरिका और चाइना इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फील्ड्स में, हम उसका कुछ भी नहीं कर रहे परसेंटेज। बट वो जो हमारी जो है लड़कों की, जो इंडियन आदमी की, जो जिसको हम बोलते हैं ना कि लड़ने की, जिंदा रहने की एबिलिटी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, वो है जो हमको बेजोड़ बनाती है। बहुत ही बढ़िया सर। आपने कहा इंडिया का जो मैन पावर रिच, जो हमारी कंट्री मैन पावर रिच कंट्री है, वो टैलेंट रिच कंट्री भी है, और कैसे हमारा यूथ इस डायरेक्शन में वर्क करके एंड ग्लोरीफाई कर रहा है इंडिया को भी और ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। तो सर मुझे एक बात बताएं आप कि AR VR स्टार्टअप के बिजनेस के लिए इस मॉडल कौन से हैं? AR VR में किस तरीके के बिजनेस में AR VR का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो सकता है हमारी कंट्री के लिए? देखो, AR VR का यूज़ हमारे यहाँ, एक तो ये जो मेटावर्स में चीज़ें हैं, आज की डेट में क्या चल रहा है,
जैसे आप अंग्रेजी पिक्चरों में देखते थे कि एक रियल दुनिया है, दूसरी गेम की दुनिया में लोग रह रहे हैं, तो मेटावर्स में चीज़ें जो हैं एआर और वीआर में ही बनी हुई हैं। प्लस क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की, तो इसको जो कोरोना के समय में काफ़ी बूस्ट मिला था, क्योंकि मान लो आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने कपड़े खरीदने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि दुकान में जाने के लिए कोरोना में लॉकडाउन हो रखा है, सो कंपनियों ने डिसाइड किया कि भाई यूज़र को जो दिखना चाहिए, सामान हम बेचना चाहते हैं, उसको ऑगमेंटेड रियलिटी में अपने एप्लीकेशंस बनाओ और इस लेवल पे ले जाओ कि यूज़र को ये फील हो कि वो पर्सनली जाके देख रहा है। फॉर एग्जांपल आपको एक यूज्ड कार लेनी है जी। अब आपके पास जो है वीआर से आया कि भाई वीआर लेके कोई आदमी आ गया, डिलीवरी वाला वीआर दे गया और आपको यूज्ड कार उसने वीआर में दिखा दी बैठे बैठे। आप बैठे हो दिल्ली में, गाड़ी पड़ी है चंडीगढ़ में, आपने देख लिया, देख के इंस्पेक्शन करके आप कहते हो हाँ ठीक है, ठीक लग रहा है, हम पैसे देते हैं, इसको मंगवाओ जी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एआर वीआर जो है बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जा रहा है, जहाँ पे बाजार जाना ऑप्शनल है, आप घर बैठे हुए चीज़ों को देख सकते हो। अब जैसे एक मान लो गाड़ी का ही है, तो अगर आप गाड़ी खरीदते हो नॉर्मल वे में भी तो एक शोरूम के आपके 10-12 चक्कर लगते हैं, मशीन खरीदते हो 2-4 चक्कर लगते हैं, आप देख कर आए हो फिर कुछ भूल जाते हो। बिल्कुल। अब एआर कहता है कि भाई देखा है, मगर आपको है एआर पे ऐप पड़ा है, आपको जो देखना है ना ये उसके ऐप पे जाओ और आप वहाँ से देख के देखो वो कैसे काम करता है, क्या है, जो पूछना भूल गए थे वो उससे पूछो, उसका जो एआई लेड चैटबॉट है वो आपको गाइड करेगा कि ये ऐसे है, उसके बंदों से बात करो। तो वो जो शोरूम दिखाने की एबिलिटी है, अब ये शोरूम किसी भी चीज़ का हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, जूतों का हो सकता है, तो आपको जो लुक एंड फील और ये सब चाहिए वो फैसिलिटी एआर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस करके काफ़ी इस लेवल पे आ गई है कि आप रियलिटी में और जो वीडियो पे दिख रहा है उसमें अंतर करना मुश्किल हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ने बताया कि कैसे जो दिखता है वो बिकता है का प्रोसेस एआर वीआर को शोकेस करता है, मतलब टू द ऑडियंस, टू द कस्टमर्स। सो और कौन से एरियाज़ में एआर वीआर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो रहा है, हम देख पा रहे हैं प्ले हो रहा है। सो कुछ इस बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करके हमारे व्यूअर्स को बताइए। अभी काफ़ी कुछ मेरे को लग रहा है कि रियल एस्टेट में होना बाकी है, बिकॉज रियल एस्टेट में आप जब जाते हो तो प्लॉट पड़ा है, आप घर ले रहे हो, बिल्डिंग कैसी दिखेगी कोई फोटो में दिखा रहा है, एआर में वो दिखा सकते हैं कि बिल्डिंग जो 2-3 साल बाद बन के खड़ी होगी, वो अपार्टमेंट के अंदर आप घूमोगे, जो ये सैंपल अपार्टमेंट बनाते हैं वो सैंपल अपार्टमेंट आप एआर में दिखा सकते हो, वर्चुअल रियलिटी में दिखा सकते हो। तो ये जो है कि भाई आपको जो कोई चीज़ आनी है, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया, आर्किटेक्ट के यहाँ गए कि यार मैंने ज़मीन ले लिया है, घर बनाना है, ठीक है, तो वो जो है आपको एआर में नक्शा बनाने के बाद, वो आर्किटेक्ट डिज़ाइन करने के बाद बिल्डिंग आपको एआर और वीआर में दिखा सकता है और आप फील करेगा तो यार ये बाथरूम ना छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा करो। ये सारी चीज़ें जो नक्शे में आदमी नहीं समझ सकता है पेपर पे, तो एआर वीआर इसको यहाँ ले जा रहे हैं। ऐसे ही आप मार्केट में इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई मशीन लेनी है, मिक्सी खरीदना है, छोटी बड़ी चीज़ आप एआर में वो आपको वो फीलिंग वहाँ पे दिखा के आपको गाइड करेंगे। या आप कहते हो कि हमको कस्टमाइज्ड कुछ बनवाना है कि भाई हमारे हिसाब से बनाओ, मान लो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में हो, आपको मशीनरी चाहिए, अब मशीनरी जो मार्केट में मिल रही है आप उससे हैप्पी नहीं हो, आप जाते हो मशीनरी वाले के, हम अपना स्पेसिफिकेशन देते हैं, हमारे हिसाब से बनाओ। मशीनरी मेकर आपको एआर में दिखा सकता है कि मशीनरी बनने के बाद कैसे दिखेगी और कैसा काम करेगी। उसके लिए ऑफ कोर्स जैसा रोहित ने कहा वैसा ज़रूरी है कि उसमें सही इनपुट पड़े हों, ताकि वो मशीन जो एआर है आपको बता पाए कि हाँ जी ये मशीन अगर आप ऐसे बनवाओगे तो ये फंक्शन नहीं करेगी, या फंक्शन करेगी तो इसमें ये इश्यूज होंगे, ठीक है। तो ये पहले एनालाइज करके और उसको सॉल्व करना, ये पॉसिबिलिटी है, तो काफ़ी कॉस्ट बचेगा। सर इसमें एजुकेशन में भी इसका रोल बताएं, थोड़ा इलैबोरेट करके, हेल्थ केयर सेक्टर में या एजुकेशन में एआर वीआर का रोल क्या है? ठीक है, इसमें और कैसे ये पूरे सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज कर रही है। हाँ। अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से इस इंडस्ट्री को देख पा रहे हैं, तो थोड़ा वो डिटेल में हेल्थ केयर में मैं बताता हूँ। जैसे आप डॉक्टर से इंटरेक्ट कर रहे हो, कोविड में हम डॉक्टर से इंटरेक्ट करते थे वीडियो पे जी। एआर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, जहाँ वर्चुअली हम भी प्रेजेंट हैं, हमारा अवतार प्रेजेंट है, डॉक्टर का अवतार प्रेजेंट है, आपस में बात कर रहे हैं और वो हमको रिप्रेजेंट करके, हम उससे बात करके हमको फिजिकल फीलिंग आ रही है, कंसल्टेशन हुआ, डॉक्टर हमारी सिम्टम्स सुन के और इसके
वीडियो देख के हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। डॉक्टर हमारी जो है वीडियो वीआर से हमारी रियलिटी कह सकता है कि भाई इनको जो नर्सिंग केयर मिल रहा है वो किस लेवल का है। तो वो जो चीज़ें पॉसिबल है, जैसे कोविड में क्या था, आप एडमिट हो हॉस्पिटल में, डॉक्टर भी आपके पास आने में हिचकिचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो चीज़ें हैं वो AR VR सॉल्व कर सकता है। एजुकेशन में ऐसे ही कि भाई आप VR लगा के बैठ गए और घर बैठे बैठे जो क्लास है, जो ऑनलाइन क्लासरूम चले थे, उसको आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो कि बच्चों के लिए ऑप्शनल है, आप VR से ज्वाइन करो या उससे ज्वाइन करो। AR और VR को आप मिलाते हो, एक लेवल पे ले जाते हो, टीचर और लड़का आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चे। तो ये फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है। जैसे आप पहले एक आइजैक आसिमोव के नोवेल आते थे जिसमें कि आप घर बैठे ही पढ़ाई करते थे और सारी चीज़ें होती थी। तो एजुकेशन और ये सब उस लेवल पे जा रहा है जहाँ पे आपको स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं और स्किल्स आपको वो AR के थ्रू आपको एनी गिवन टाइम आप चूज करके सीख सकते हो। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देख के सोचते हैं, अब आप इसको AR में लाओ तो एक लेवल और ऊपर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो रोहित जी, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, ये ट्रेनिंग सिमुलेटर क्या होता है, और एक्सप्लेन हाउ इंडियन कंपनीज आर कोलैबोरेटिंग विद ग्लोबल कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू AR VR टेक्नोलॉजी। जी, AR और VR दोनों के केस में ट्रेनिंग्स का ये रहता है कि आप कोई भी फंक्शन जिस भी मशीनरी का कर रहे हैं या सर्जरीज का कर रहे हैं, जी हाँ, किसी भी एप्लीकेशन में कोई चीज़ होता हुआ अगर दिखाना है तो आप वो सभी को एक जैसा भेज सकते हैं। तो एक ट्रेनिंग आपने पहले बना दिया और सबको भेज दिया, वो उसमें चीज़ें चूज़ कर पा रहे हैं कि अगर मुझे देखना है कि से ओपन हार्ट सर्जरी करना है तो उसके केस में मुझे इंसिजन कैसे देना है, कहाँ पर देना है, फ्लैप्स खोल के किन तरह के टूल्स यूज़ करने उसे होल्ड करने के लिए। और तो इस तरीके से आप एक एक स्टेप को इलस्ट्रेट कर पाते। इलस्ट्रेशन बेसिकली जो काम वीडियो किया करता था कि आपने कोई चीज़ होती हुई दिखा दी है, अब आपके सामने वो हो रहा है जी। जब आपके सामने 3D में हो रहा होता है तो बेसिकली आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है। आप उसके हर तरफ से देख करके कि मैंने क्या क्या चीज़ें मैनेज कर रखी हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो सारी चीज़ें देख करके आप पूरा समझ बना पाते हैं उस चीज़ के। तो AR में आपका ये सर्जरीज का केस हो गया, या फिर एक एप्लीकेशन जो बेस्ट इसमें निकल के आता है वो है कि ट्रेनर्स जो होते हैं उन्हें कंपनीज़ को क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे मैकेनिक्स होते हैं या जो लोग ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं उनकी ट्रेनिंग कराने बैचेस में करना पड़ता है। तो और वहाँ पर एक ट्रेनर एक सेशन में कुछ लोग को बता पाते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर बाकी लोग को बताना होता है। इस तरह से बहुत लंबे लंबे ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं। जो इस केस पे एप्लीकेशन है कि ट्रेनर अपने 3D में कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कर करके दिखा रहा है, यही चीज़ सबको एक साथ रिले हो रही है। तो वो अपने अपने यहाँ पर सब कोई 3D रखा हुआ है और मैं अपने 3D पर जो चीज़ें कर रहा हूँ वो उनको दिखाई दे रहा है। तो मैंने एक बोल्ट लगाया जी, नट लगाया, उस पर एक सब असेंबली लेकर के ऐड किया, वो सारी चीज़ें आप सभी लोग देख पा रहे होते हैं। तो कैसे करना, अब मान लीजिए मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं कि कितने लोग देख सकते हैं। दूसरे एंड पर से 1000 लोग बैठे हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन बीच बीच में पोस्ट कर दे रहा है कि सर ये वाला ऐसे कैसे हुआ, यहाँ पर ये गियर कैसे बैठा जी, बिल्कुल। तो वो आप वहाँ पर सीधे उनको आंसर कर सकते हैं। बहुत इजी हो जाता है ट्रेनिंग सेशन। तो बेसिकली एक बार आपने बना लिया ट्रेनिंग का मॉड्यूल पूरा, हाँ जी, तो वो हमेशा यूज़ होता रह सकता है और बहुत हाई स्केल पर यूज़ हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अनिकेत सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स को और एंगेजिंग और रिजल्ट ड्रिवन बनाने के लिए AR, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी क्या रोल प्ले करते हैं? थोड़ा इलैबोरेट करके बताएं ऑडियंस को हमारे। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आज की डेट में आप जब कंपनी ज्वाइन करते हो, फ्रेशर से गए हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आए हो, तो आपको अच्छा खासा टाइम लगता है पहले तो उस कंपनी के बारे में जानने में, उसके कल्चर में जानने में कि भाई किस चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करना है। दो कंपनियों का डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो है एक जैसा नहीं होता है। वो निर्णय लेने के लिए और डिसाइड करने के लिए जो उनका सिस्टम है, एथिकल, कितना एथिकल है, क्या वैल्यूज़ हैं, तो वो जो AR और जैसे कंपनी क्या करती है, आप जो ज्वाइन करते हो तो एक प्रोग्राम करती है जहाँ पे आपको बताती है कि हमारी कंपनी कैसे काम करती है और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है।
AR और VR ये कर सकता है कि इसमें पूरा कंटेंट एक बार बन गया, बिकॉज हर लोगों को बात एक ही बतानी है। तो एक बार कंटेंट बन के आप उनको व्यूअर को देते हो कि भाई आप एक कोर्स बना के दे सकते हो कि भाई आप कंप्यूटर पे देखो और देखने के बाद मैंडेटरी क्वेश्चंस के आंसर करो। अगर आपको आ गया है तो इसमें क्या होगा, जो HR के लोग या ट्रेनर हैं उनकी जगह आप AR वाला ट्रेनर यूज़ कर सकते हो। दूसरा इसमें क्या है कि आप जो है आज की डेट में जैसे बहुत सारी मैंडेटरी ट्रेनिंग है, जैसे आजकल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आ गया है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। जो अगर आप NBFC में हो तो NBFC कहती है कि बेसिक फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए जो लोग काम कर रहे हैं, और क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या लॉज उन पे एप्लीकेबल है। तो वो जो चीज़ें हैं ये AR में बना के और उसके ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए। आप क्लासरूम करते हो, कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, आपने AR में बनाया इंटरेक्टिव और कहा कि भाई अब आपने देख लिया तो सवालों के जवाब दो, और सवालों के जवाब देने के पास फेल उसके भी साइड पे, अगर नहीं सही से दिया दोबारा से करो। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, आने वाले समय में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पूरा AR VR पे चला जाएगा। ह्यूमंस बहुत कम रिक्वायर्ड होंगे, वो रिक्वायर्ड होंगे AR बनाने के लिए। जी जी बिल्कुल, बहुत सही कहा सर आपने। सर AR VR कंपनीज के लिए लीगल कंप्लायंसेस क्यों ज़रूरी हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने डेटा को सेफ रखें? देखो, आप AI हो गया, AR हो गया, VR हो गया, ये सब चीज़ों में क्या है कि एक तो एक एलिमेंट आता है AR VR में, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नियम इनपुट भी आता है। तो उसमें आता है कि डेटा जो ट्रेन हो रहा है ना, उनका जो इनपुट आता है, हम क्या इनपुट डालते हैं उस पर आउटपुट डिपेंड करता है। इसको कंप्यूटर वाले बोलते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गलत इनपुट डालोगे गलत रिजल्ट आएगा। तो वो जो लीगल कंप्लायंस है वो ये इंश्योर करने के लिए है कि पहली बात, जिस डेटा पे ट्रेनिंग दी जा रही है वो डेटा को यूज करने का राइट था। वो किसी का पर्सनल डेटा है, आपने यूज कर लिया बिना कंसेंट के जी। तो अब जैसे यूरोप का है GDPR बोलते हैं, अपने यहाँ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है, तो ये कहता है कि भाई आप किसी का डेटा बिना उससे पूछे नहीं यूज करोगे। दूसरा एक डेटा है जो एनोनिमस है, मेटा डेटा कहते हैं, जैसे ट्रैफिक का डेटा है, गाड़ियां आ जा रही हैं, उसमें नाम नहीं आ रहा, चेहरा नहीं आ रहा, तो वो डेटा तो पब्लिक डेटा है, कोई भी यूज कर सकता है। बट जहां पे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई उसको यूज करना। फिर जो इनपुट आ रहा है, आउटपुट, कितनी बार क्या होता है जो लोग डेटा दे रहे हैं उनके अपने बायसेस होते हैं। जैसे अब बायसेज हैं कि फीमेल नहीं प्रेफर करनी है, तो वो बायस आ गया, अब सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो वो बायस का जो है वो लॉ कहता है, भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप भेदभाव नहीं करोगे, तो वो बायस नहीं हो ये इंश्योर करना है लीगल कंप्लायंस में। प्लस जो आपने सिस्टम बनाया है वो सिस्टम जो है उसकी एक, मैं अब सिस्टम बनाया, मैंने AI का सिस्टम बनाया, AR का प्रोजेक्ट बनाया, बना के मैं किसी को दे रहा हूँ, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ तो आ गया ना कि भाई वो है तो कंज्यूमर, तो उसको बेसिक राइट्स हैं कि भाई जो उसने मांगा वो मिलना चाहिए। या आप उसको कहो कि बहुत हाई एंड का है और एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपने नॉर्मल प्रोग्राम पकड़ा दिया जी, तो फेक मिसलीडिंग क्लेम से बचाना। फिर उसमें एक कंप्लायंस है कि भाई आपने किसी एक्टर का फोटो बिना पूछे यूज कर लिया। अनिल कपूर का केस आया था कि भाई अगर वो एक्टर है, ब्रांड है, सेलिब्रिटी है, तो उसका इमेज यूज करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जी, ठीक है। तो डीप फेक जो बनते हैं आजकल कि भाई आपने अनिल कपूर का कटरीना कैफ के ऊपर अनिल कपूर का मुंडी लगा के बन गया था जी जी जी, ठीक है, तो वो सब जो राइट है प्रोटेक्शन का, ये लीगल कंप्लायंस का काम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोहित सर, आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, इसमें कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? लीगल कंप्लायंसेस कंपनीज के अपने कॉपीराइट मटेरियल्स का भी रहता है जी, कि आप एक इंटरनल इंफॉर्मेशन एक्सपोज कर रहे हैं, तो मैं से इस पे एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज इंजीनियर्स का उठा करके जब आप बाहर दे रहे होते हैं तो उस पर एक लिमिट्स लगाना रहता है कि कौन इसे यूज़ कर रहा है और कैसा यूज़ कर रहा है। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनरीज जो कि गलत तरीके से कहीं यूज़ हो सकती हैं, उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली पब्लिक करने से रोका जाता है, जनरली रोका जाता है। तो उनके एक्सेस कंट्रोल्स रखना, किनको ये जा रहा है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना ज़रूरी हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। अनिकेत सर, आपसे जानना चाहेंगे कि AR VR, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में टैलेंट डिमांड कैसी है, और क्या हमारे रूरल एरियाज़ या छोटे कस्बे, सिटीज़
हर तरफ जो हमारा यूथ है वो इसमें इन्वॉल्व है, इसकी एजुकेशन में, इसकी लर्निंग में इन्वॉल्व है, और उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें आगे। इसमें अभी क्या है ट्रेनिंग में कि ट्रेनिंग कर देने वाले AR और VR के एजुकेशनल सिस्टम्स में बहुत कम कोर्सेज हैं या ये हैं। तो होता क्या है, जब कंपनी कोई आपको हायर करती है ना, तो हायर करने के बाद उसको 6 महीने 1 साल आदमी को ट्रेन करने में लग जाता है, बिकॉज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जो स्किल सेट चाहिए, जो मशीनें समझनी है, जिस लेवल के डिवाइसेस चाहिए, वो इंजीनियरिंग कर रहे हो या ये कर रहे हो आपको देखने को भी नहीं मिलते हैं। जो लोग टीचर बना पढ़ाने आते हैं उनको भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, बट उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया होता है। तो अनलेस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ रहे हैं आपको बताने, और वो भी कितना बता पाएंगे, तो वो टाइम लगता है। मतलब आपको जब कंपनी AR VR की जॉब पे रखेगी तो वो उसको सिखाना पड़ता है, उसको सीखे सिखाए बंदे नहीं मिलते अनलेस वो अपने किसी कंपटीटर से उठा रहे हो। रोहित हायरिंग करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे इसमें। रोहित सर, आप बताएं इसके बारे में कुछ, और साथ ही ये भी बताएं जो इसके मॉड्यूल्स बनाने की जो कॉस्ट आती है वो क्या कॉस्ट लगभग आती है मॉड्यूल्स बनाने की, सो दैट क्या एक आम आदमी या एक स्टार्टअप या जिसने वेंचर स्टार्ट किया हो अपना, वो भी क्या इसमें फर्दर बढ़ सकता है आगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय में कोड करना सबसे आसान चीज़ों की तरफ होता जा रहा है। AI के आने से आपके पास ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप प्रॉम्प्ट्स देते हैं कि हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट है, कोड लिख करके हमें दे दो, एक एप्लीकेशन बनाना है, तो बन जाता है। तो वो चीज़ तो आसान हो गई है। लेकिन मान लीजिए कोई स्क्रैच से पूरा पूरा सीख रहा है, जैसे आपने कहा कि रूरल एरियाज़ में क्या कर सकते हैं बच्चे, तो रूरल एरियाज़ सबसे अच्छा इस समय ये है कि इंटरनेट हर जगह पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। और मोबाइल सभी के पास है, स्मार्टफोन एक नॉर्मल बात हो गई है। और AR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है 3D और AR जो कि आप मोबाइल्स पे सीधे पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके थ्रू आप किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग मटेरियल हो, किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन जो कंज्यूमर एप्लीकेशन हो, वो सभी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और मेरे ख्याल से इस मायने में कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई किसी सिटी में रह रहा है या रूरल एरिया में रह रहा है, वो सभी चीज़ें एक्सेस कर सकता है। मेन पॉइंट बस ये है कि उन्हें पता हो कि ये है। यही चीज़ लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होती कि एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो वो अगर लोगों को पता चल जाए तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस जिससे उनका नॉलेज बढ़ सकता है, और स्किल्स में तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया। अनिकेत सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में जब हम बच्चों से फ़ोन दूर रखना चाहते हैं, बच्चों को से सोशल मीडिया दूर रखना चाहते हैं, तो आपको लगता है ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों को इन्वॉल्व करने में, इंगेज करने में, जिससे वो फ़ोन के यूसेज, राइट यूसेज का इस्तेमाल करें, फ़ोन को सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, लर्निंग के लिए इस्तेमाल करें? देखो, आज की डेट में एक और चीज़ समझो कि बहुत सारे देशों ने 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है अपने। जी। ऑस्ट्रेलिया इसमें पहला था, उसके बाद बहुत सारे देशों ने किया है, बिकॉज आज की डेट में फेसबुक और ये जो है यूट्यूब एक तरह से नशे की तरह हो गया है, बच्चों को लत पड़ जा रही है। उनको दूर, नशे को छुड़ाने के लिए पेरेंट्स मेहनत करते हैं, बट उनको आदत पड़ गई है, उनसे मोबाइल छीन लोगे। आज की डेट में अधिकांश घरों में है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं बिना मोबाइल के बिना। बिल्कुल ठीक, उनको मोबाइल देना पड़ता है, टीवी खोल के देना पड़ता है, अदरवाइज खाना नहीं खाएंगे। और बहुत जो रिक्वायर्ड है कि आज की डेट में आप मेरी बात लिख लो, आने वाले कुछ समय में जैसे नशे का डी एडिक्शन क्लिनिक होता है ना वह स्मैक का और ड्रग्स का, वैसे ये मोबाइल के लत का आएगा। अब आते हैं कि भाई दूर करने के लिए AR और इसमें इंटरेक्टिव गेम्स और इंटरेक्टिव एजुकेशनल कंटेंट बनाया जा सकता है जो बच्चों के अटेंशन को इंगेज करे, और उनको फेसबुक और यूट्यूब और ये जो सोशल मीडिया है इस पे जो बहुत सारे कंटेंट हैं जो बच्चों के लिए नहीं हैं उनसे दूर करे। और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी जिम्मेवारी लेनी होगी, बिकॉज आज की डेट में एक और समस्या क्या है, इनिशियली बच्चों को लत कैसे लगती है कि घर में गार्जियन आया, जो पेरेंट है वो पूरा टाइम मोबाइल पे लगा हुआ है, और अगर बच्चा रो रहा है और मोबाइल देने से चुप हो जाता है तो आदमी उसको अपनी जान छुड़ाने के लिए दे देता है। ठीक, तो वो अप्रोच चेंज करके और उसको लाना पड़ेगा कि भाई आप इंटरेक्टिव है, कुछ सीखो, नया करो,
तो उसकी तरफ जो फोकस शिफ्ट करना है ना, उसमें AR VR का काफी हो सकता है। वर्चुअल रियलिटी में और AR में आप गेम बना सकते हो जो बच्चों को ABCD गा के समझाए, बड़े बच्चों को नए तरह के एजुकेशनल कंटेंट बताए कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, मार्स में क्या हो रहा है, जी बिल्कुल, हाँ, मून की क्या कंडीशन है। तो वो सब जो है ना, कि केवल डायरेक्शन देने की जरूरत है। लड़के को एंगेजमेंट चाहिए, वहां नहीं मिलेगा, आप इधर दे दो। सर अनिकेत सर, इसी में मैं एक और सवाल करना चाहूँगी आपसे कि जब हम सरकार के स्किल एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं और हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपको लगता है, पहले तो ये बताएं कि स्किल एजुकेशन में भी कोर्सेज हैं AR और VR के ऊपर जो कि हमारी आम जनता इससे सीख सकती है, क्योंकि स्किल एजुकेशन तो पूरे देश में हर तरफ दिया जा रहा है हमारे यूथ को, हमारे आज के बच्चों को, तो उसमें ये सब कोर्सेज हैं कुछ, और आपको लगता है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, व्हेन दीज यूथ लर्न दीज कोर्सेज, कैन दे क्रिएट बेटर प्रोडक्ट्स which are long run sustainable, they perform better through these technologies? देखो, मैंने पहले भी ये कहा था कि हमारे जो इंडियन लोगों में क्या है ना, हमारी भारत के लोगों की खासियत है, हमें जुझारूपन होता है। जी हाँ, हमको ना भी आए हम लड़ जाते हैं। गोरे जो हैं उनका क्या होता है, उनको सिखाया है कि भाई अब तुम टैक्सी चला सकते हो, तो जिंदगी में सोच नहीं सकता कि वो टैक्सी का मालिक भी हो सकता है। हमारे यहाँ क्या है कि जुझारूपन है कि भाई हम लड़ जाएंगे, हम देखेंगे। तो जो मेक इन इंडिया है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना किया गया, हमारे लोगों ने बना लिया। जी हाँ, ठीक है, जब हमको मना किया गया कि स्पेस में आप नहीं जा सकते हो, तो इसरो का पूरा प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट थी, तो भी हमारे लोगों ने बनाया। तो लोग जो हमारे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो अपनी जगह है, लोगों में जो ये जूझने की एबिलिटी है ना, वो बहुत है। हमारे लोग मेक इन इंडिया में आज भी तमाम चीजों के बावजूद बहुत कुछ बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जब इंफ्रा नहीं था, अभी तो थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। तो हमारे यहाँ जो जुझारूपन है वो हमको एक्सेप्शनल बनाता है। आप बाहर भी जाके देखोगे तो हर देश में जो भारतीय लोगों का झंडा है ऊपर है, उसका रीजन यही है, ये जुझारूपन। और जो स्किल डेवलपमेंट है ये क्या कर रहा है, आपको डेटा अवेलेबल कर रहा है, आप खुद से सीखो। ठीक है, थोड़ा सा भी अप्रोच मेक इन इंडिया और ये सब में भी, और ये हमारा थोड़ा सा डिग्री ओरिएंटेड अप्रोच है, जबकि दुनिया जो है ना स्किल बेस पे चली जा चुकी है। बिल्कुल, गूगल में आज की डेट में वो आपसे इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मांगते, वो कहते हैं आपको काम आता है आ जाओ। हमारे यहाँ अभी कंपनियों में और इवन सरकारी नौकरियों में है कि आपके पास डिग्री है तभी बात करो। बिल्कुल, तो वो अप्रोच जो है थोड़ा सा चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। बाकी बंदे रेडी हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रेडी है, उसका इशू नहीं है। वंडरफुल वंडरफुल, ब्यूटीफुली आंसर्ड सर। रोहित सर, आपसे जानना चाहेंगे, हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, बट नॉन टेक कोर्सेज क्या है AR और VR में जो कि आज का यूथ कर सकता है? नॉन टेक्निकल आपका 3D डेवलपमेंट का है। गेम डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि एक आर्ट साइड का होता है और एक टेक्निकल साइड होता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। आर्ट साइड में ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे 3D एडिटर्स हो गए, जिसपे कि आप 3D एनवायरनमेंट्स बनाते हैं। तो जो डिजिटल ट्विन्स और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स का क्रिएशन है वो पूरा आप सीख सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया ब्लेंडर है, उसके ट्यूटोरियल्स हैं, वो सारा चीज़ ट्राई कर सकते हैं। और डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जहाँ पर आप ये वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को लोड करके अपना AR एप्लीकेशन सीधे सीधे बना सकते हैं। मतलब कि आपको पूरी तरह से टेक्निकल होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप ब्लेंडर यूज़ करिए, उससे बनाई हुई चीज़ों को अनरियल इंजन में ले जाइए और वहाँ पर कई तरह के एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। आप एक गेम बना सकते हैं, AR में गेम बना सकते हैं, VR में गेम बना सकते हैं, बहुत सारे एनवायरनमेंट्स का हो सकता है और अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी हो जाता है। मोबाइल के लिए हो गया, डेस्कटॉप के लिए हो गया, सभी के लिए बना सकते हैं। सो एक आखिरी सवाल जो मैं, थैंक यू, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। और हम अपने व्यूअर्स से पूछना चाहेंगे कि आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा email ID है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।
शीला बोलो बोले क्या हुआ? ए बाबू बोलो ना क्या हुआ? अनिमेश का फोन आया था, वो रिश्ता तोड़ दिया है, इसलिए तब से रोए जा रही है। मैं झुनकिया से ज्यादा गोरकी पतरकी का दोष है। वह दोनों लड़का के बहन का कान भरी है झुनकिया के बहाने। अरे भैया झुनकी भौजी, अरे रोकिए ना, अरे रोकिए 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 ना। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे, डीडी नेशनल पर।